Hello everyone. So once again welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So this is the last part of your third chapter of class 12 history book, that is kinship caste and class early societies. So आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 6.3 एंड टॉपिक नंबर 7 को डिस्कस करेंगे एंड विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही डिटेल वे में. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 6.3 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के 6 टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि आखिर हिस्टोरियंस किस तरीके से टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं. साथ ही साथ प्रीवियस टॉपिक में हमने ये भी डिस्कस किया था कि आखिर हिस्टोरियंस किस तरीके से महाभारत ये जो टेक्स्ट है इसको एनालाइज करते हैं. सो प्रीवियस टॉपिक में हमने महाभारत के लैंग्वेज के बारे में जाना था, महाभारत के कंटेंट के बारे में जाना था, ऑथर के बारे में जाना था एंड टाइम पीरियड यानी कि डेट के बारे में जाना था. सो हमारा जो टॉपिक नंबर 6.3 है, सो इस टॉपिक में भी हमें महाभारत के बारे में ही बता रखा है. सो जब हिस्टोरियंस को महाभारत ये जो टेक्स्ट है इसके बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, सो नाउ अब हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या महाभारत में जो कुछ भी बता रखा है, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्या ये सारे ही इन्फॉर्मेशन सही है, क्या इन सारे इन्फॉर्मेशन में हमें सच्चाई देखने को मिलता है या फिर नहीं. सो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग महाभारत के एविडेंस के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे. सो नाउ अब हम लोग फाइनली टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो दूसरे मेजर इपिक की तरह महाभारत ये जो इपिक है, ये जो महाकाव्य है, सो इसमें भी हमें एक बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है अबाउट द बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स. यानी कि महाभारत इस टेक्स्ट को, इस इपिक को अगर आप स्टडी करेंगे देन इस इपिक में आपको बैटल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. वो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, सो बहुत ही डिटेल वे में उस बैटल को डिस्क्राइब किया गया है. इसके अलावा फॉरेस्ट को बहुत ही डिटेल वे में डिस्क्राइब किया गया है, पैलेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एंड सेटलमेंट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. सो इन सारे इन्फॉर्मेशन को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस रियलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट महाभारत के सच्चाई को फाइंड आउट करने के लिए, महाभारत के ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए, महाभारत में जिन जिन प्लेसेस के बारे में बता रखा है, जिन जिन जगहों का जिक्र किया गया है, सो उन सारी जगहों में एक्सकेवेशन करते हैं. सो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बी लाल. सो उन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान यानी कि 1951 से लेकर 1952 ये जो टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड के दौरान मेरठ में एक गाँव है जिस गाँव का नाम है हस्तिनापुर. सो इस गाँव में एक्सकेवेशन करते हैं एंड ये गांव बेसिकली यूपी स्टेट में पड़ता है. सो जिस तरीके से अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो हस्तिनापुर है जो कि हमें मेरठ में देखने को मिलता है, सो क्या ये वही हस्तिनापुर है जिस हस्तिनापुर के बारे में हमें महाभारत की स्टोरी के बारे में बता रखा है. सो सिमिलरली इसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है. सो इसीलिए ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बी लाल, सो वो इस टाइम पीरियड के दौरान ये जो गांव है हस्तिनापुर, यहाँ पे एक्सकेवेशन की शुरुआत करते हैं. सो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हमें जो नाम में सिमिलैरिटी देखने को मिलता है, यानी कि महाभारत में भी हस्तिनापुर के बारे में बता रखा है एंड साथ ही साथ मेरठ में हमें हस्तिनापुर का एक गांव देखने को मिलता है. सो ये जो नेम्स में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलता है, सो ये हो सकता है कि ये एक कोइंसिडेंट है. बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आता है कि ये जो साइट है, ये जो विलेज है हस्तिनापुर, सो ये बेसिकली अपर गंगा जुआब में लोकेटेड है एंड ये वही रीजन है जहाँ पे ये जो किंगडम था, कुरु किंगडम या फिर जो कुरु महाजनपद था, वो भी सिचुएटेड था. सो इससे हिस्टोरियंस ने ये सजेस्ट किया कि हो सकता है कि हस्तिनापुर किसी एक टाइम पीरियड में कुरु महाजनपद या फिर कुरु किंगडम का कैपिटल रहा होगा. नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जब बी लाल ने हस्तिनापुर वो जो विलेज था वहाँ पे एक्सकेवेशन किया, सो एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें 5 ऑक्यूपेशनल लेबल यानी कि 5 ऑक्यूपेशनल लेयर्स के एविडेंस देखने को मिलते हैं. सो लेयर्स क्या होता है, सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट में एक्सकेवेशन करते हैं, किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं. सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा देन आपको ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होगा. बट अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ जो टॉपिक नंबर 10.2 है उसको ज़रूर देख लीजिएगा. सो उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट में एक्सकेवेशन करते हैं. सो जब बी लाल ने ये जो विलेज था हस्तिनापुर, ये जो साइट था यहाँ पे एक्सकेवेशन किया, सो उन्हें 5 ऑक्यूपेशनल लेबल्स या फिर 5 ऑक्यूपेशनल लेयर्स देखने को मिले. सो इन 5 लेयर में से जो लेयर नंबर 2
सेकंड था एंड जो लेयर नंबर थर्ड था वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग था। एंड इन्हीं दोनों लेयर में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है अबाउट द महाभारत। सो इन्हीं दोनों लेयर्स में बीबी लाल को कुछ एविडेंस मिलता है, जिन सारे एविडेंस के थ्रू हमें महाभारत के ट्रुथ के बारे में पता लगता है। सबसे पहले हम लोग सेकेंड फेज यानी कि सेकेंड लेयर की बात करते हैं कि बीबी लाल को सेकेंड लेयर में किन किन चीज़ों का एविडेंस मिलता है। सबसे पहले अगर हम लोग सेकेंड लेयर की बात करें बीबी लाल को सेकेंड लेयर में कुछ हाउसेस के एविडेंस देखने को मिलते हैं। इन सारे एविडेंस के थ्रू उन्होंने उस टाइम पीरियड को फाइंड आउट किया। सारे ही एविडेंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद, अच्छी तरीके से एग्जामिन करने के बाद बीबी लाल ने ये फाइंड आउट किया कि ये जो पर्टिकुलर लेयर है, इस पर्टिकुलर लेयर का जो टाइम पीरियड है वो है फ्रॉम 12 to 7th सेंचुरी BCE। इसी टाइम पीरियड के दौरान इस पर्टिकुलर लेयर में लोग रहा करते थे। एंड इस लेयर से हमें जो कुछ भी एविडेंस मिल रहा है, जो कुछ भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहा है, वो सारे ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बेसिकली इसी टाइम पीरियड के दौरान का है। इसके अलावा बीबी लाल को और भी कई सारी चीज़ें मिलती है जब वो सेकेंड फेज या फिर सेकेंड लेयर में एक्सकेवेशन करते हैं। वो हस्तिनापुर पूरा जो विलेज था, पूरे ही विलेज में एक्सकेवेशन नहीं करते हैं, बल्कि एक लिमिटेड एरिया, एक छोटे से एरिया में ही एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें जितने भी हाउसेस मिलते हैं, जितने भी घर मिलते हैं, घरों को देखकर उन्हें ये पता लगता है कि सारे ही घरों को एक प्लानिंग के साथ नहीं बनाया गया था, जैसे कि हमें मोहनजोदारो में या फिर जितने भी हड़प्पन सेटलमेंट्स थे वहाँ पे देखने को मिलता है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट में एक्सकेवेशन किया था, एक्सकेवेशन के दौरान हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी हाउसेस के एविडेंस मिलते हैं, जितने भी हाउसेस के रिमेनिंग्स मिलते हैं, उन सारे हाउसेस के रिमेनिंग्स को देखकर हमें ये क्लियरली पता चलता है कि पूरे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिस तरीके का घर बनाया गया था वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया था। बट जब बीबी लाल हस्तिनापुर में एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन के दौरान जो सेकेंड लेयर था, जो सेकेंड फेज था, उस फेज में उन्हें जितने भी हाउसेस मिलते हैं, उन सारे हाउसेस को देखकर ही लगता है कि ये सारे हाउसेस प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं बनाए गए थे। इसके अलावा बीबी लाल को वहाँ पे मड वॉल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ये सारे जो हाउसेस थे, इन सारे हाउसेस के जो दीवार थे वो बेसिकली मड से बनाए गए थे, यानी कि मिट्टी से बनाया गया था। एंड साथ ही साथ मड ब्रिक्स यानी कि मिट्टी से बनाए गए ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था हाउसेस के वॉल्स को बनाने के लिए। इन सब के अलावा बीबी लाल को सेकेंड लेयर या फिर सेकेंड फेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की डिस्कवरी करते हैं। ऐसे बहुत सारे हाउसेस थे सेकेंड लेयर या फिर सेकेंड फेज में, जिन सारे हाउसेस का जो वॉल था उसमें बेसिकली रेत का इस्तेमाल किया गया था एंड उसके ऊपर से मड प्लास्टर किया गया था। यानी कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे हाउसेस मिले बीबी लाल को सेकेंड लेयर या फिर सेकेंड फेज में, जिन सारे हाउसेस के जो वॉल्स थे, सबसे पहले उन सारे वॉल्स को रीड से बनाया गया था। रीड एक तरीके का टॉल प्लांट होता है। उस टॉल प्लांट का जो वुड है, वुड का इस्तेमाल किया गया था वॉल्स को बनाने के लिए। एंड फिर वुड से वॉल को बनाने के बाद उसके ऊपर मड को प्लास्टर किया गया था, यानी कि उसके ऊपर मिट्टी को पोता गया था। इस तरीके के वॉल्स के रिमेनिंग्स का भी एविडेंस देखने को मिलता है बीबी लाल को सेकेंड लेयर या फिर सेकेंड फेज में। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड फेज या फिर थर्ड लेयर की बात करें, यानी कि बीबी लाल को थर्ड लेयर में किन किन सामानों का या फिर किन किन चीज़ों का एविडेंस देखने को मिलता है। थर्ड लेयर में भी बीबी लाल को जो भी एविडेंस देखने को मिलता है, जो कुछ भी मिलता है, उन सारी ही चीज़ों के थ्रू वो अगेन थर्ड लेयर के भी टाइम पीरियड को फाइंड आउट करते हैं। थर्ड लेयर का जो टाइम पीरियड था वो था फ्रॉम 6th to 3rd सेंचुरी BC। इसी टाइम पीरियड के दौरान थर्ड लेयर में लोग रहा करते थे। एंड थर्ड लेयर में जिन भी सामानों का एविडेंस मिलता है, उन सारे सामानों का जो टाइम पीरियड था वो बेसिकली यही टाइम पीरियड था। इसी टाइम पीरियड के दौरान उन सारे सामानों को बनाया गया था। बीबी लाल को थर्ड लेयर में जो भी हाउसेस के एविडेंस देखने को मिलते हैं, इस टाइम पीरियड के जो हाउसेस थे वो भी मड ब्रिक्स से ही बनाए गए थे। बट मड ब्रिक्स के साथ साथ कुछ कुछ हाउसेस में बर्न ब्रिक्स यानी कि ऐसे ईंटें, ऐसे ब्रिक्स जिसको जलाया गया है, जली गई ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था हाउसेस के कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस के वॉल्स को बनाने के लिए। थर्ड फेज या फिर थर्ड लेयर में बीबी लाल को जितने भी हाउसेस के एविडेंस देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे हाउसेस थे जिन सारे हाउसेस का जो वॉल था वो मड ब्रिक से बनाया गया था, यानी कि ऐसे ईंटों से बनाया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ उन्हें कुछ ऐसे हाउसेस के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं जिन सारे हाउसेस में बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि ऐसे ब्रिक्स जो कि मिट्टी से बनाया गया था बट उसको बनाने के बाद उसको भट्टी में जलाया भी गया था। बीबी लाल को ऐसे कुछ हाउसेस के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं। हाउसेस एंड ब्रिक्स के एविडेंस के साथ साथ थर्ड लेयर में बीबी लाल को कुछ शोकेस जार एंड ब्रिक्स के ड्रेन्स का भी एविडेंस देखने को मिलता है,
जो कि मे बी वे लोग यूज करते थे फॉर ड्रेइंग आउट रिफ्यूज वाटर, यानी कि रिफ्यूज वाटर या फिर जो यूज किया गया वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, सो उसको ड्रेन आउट करने के लिए मे बी वो लोग ब्रिक के ड्रेन्स का इस्तेमाल करते थे। सो इन सारी चीज़ों का भी एविडेंस देखने को मिलता है बीबी लाल को थर्ड फेज या फिर थर्ड लेयर में। इसके अलावा उन्हें एक टेराकोटा रिंग वेल भी देखने को मिलता है, जो कि मे बी वे लोग यूज करते थे वेल की तरह, यानी कि कुएं की तरह, या फिर ड्रेनेज पिट्स की तरह, यानी कि ऐसा गड्ढा जहां पे आप वेस्ट मटेरियल को थ्रो कर सकते हो। सो थर्ड लेयर में उन्हें एक टेराकोटा रिंग वेल का भी एविडेंस देखने को मिलता है। सो इन सारे एविडेंस को अगर हम लोग सेकेंड लेयर या फिर सेकेंड फेज से कंपेयर करें, सो सेकेंड फेज में बीबी लाल को बेसिकली ऐसे हाउसेस के एविडेंस देखने को मिले हैं जो कि मड ब्रिक से ही बनाए जाते थे या फिर रीड का इस्तेमाल किया जाता था। बट थर्ड फेज में या फिर थर्ड लेयर में उन्हें कई सारी चीज़ों का एविडेंस देखने को मिलता है, जैसे कि उन्हें मड ब्रिक्स का तो एविडेंस देखने को मिलता ही है, बट साथ ही साथ उन्हें बंच ब्रिक्स का भी एविडेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ जार, ब्रिक ड्रेन्स एंड टेराकोटा रिंग वेल का भी एविडेंस देखने को मिला है। सो चाहे हम लोग सेकेंड फेज या फिर सेकेंड लेयर में हमें जो कुछ भी एविडेंस मिला है, जिस तरीके का सेटलमेंट्स का हमें एविडेंस मिला है उसकी बात करें, या फिर थर्ड लेयर या फिर थर्ड फेज में हमें जैसे सेटलमेंट का एविडेंस मिला है उसकी बात करें, सो इन दोनों ही लेयर्स में हमें जिस टाइप का सेटलमेंट देखने को मिला है, सो वो महाभारत की स्टोरी में जिस तरीके के सेटलमेंट को डिस्क्राइब किया गया है उससे मैच नहीं करता। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि महाभारत की स्टोरी में जिस हस्तिनापुर की बात की गई है, सो वो जो हस्तिनापुर है जिसमें बेसिकली बड़े बड़े पैलेसेस के बारे में बता रखा है, बहुत ही एक अच्छा प्लानिंग दिया गया है कि ऐसे सिटीज हुआ करते थे। सो वो जो हस्तिनापुर था एंड जिस हस्तिनापुर विलेज में एक्सकेवेशन किया गया बाय बीबी लाल, सो ये दोनों ही हस्तिनापुर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। सो महाभारत के टेक्स्ट में हमें एक बहुत ही रॉयल सिटी के बारे में बता रखा है। हस्तिनापुर एक बहुत ही रॉयल सिटी हुआ करता था जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों का एविडेंस देखने को मिलता है। वेरेस अगर हम ये जो विलेज है हस्तिनापुर, इसमें एक्सकेवेशन करते हैं, सो इसमें हमें कोई भी ऐसा रॉयल एविडेंस नहीं देखने को मिलता है जो कि इस बात को प्रूफ करेगा कि महाभारत के टेक्स्ट में जिस हस्तिनापुर की बात की गई है वो वही हस्तिनापुर है जो कि हमें मेरिट में देखने को मिलता है। सो इन सारे इंफॉर्मेशन से दो ही कंक्लूजन निकल के आता है। पहला कंक्लूजन ये है कि महाभारत में जिस भी हस्तिनापुर की बात की गई है वो हस्तिनापुर एंड मेरिट में जो हस्तिनापुर है वो दोनों सिमिलर नहीं है। एंड दूसरा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि महाभारत में जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी स्टोरी दिया गया है, वो फिक्शनल स्टोरी है, यानी कि उसमें सच्चाई नहीं है, रियलिटी हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। सो ये दो कंक्लूजन निकल के आता है। ना नेक्स्ट हमें पॉलीएंड्री के प्रैक्टिस के बारे में बता रखा है जिसका जिक्र हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। सो पॉलीएंड्री क्या होता है हमने प्रीवियस के टॉपिक में डिस्कस किया था। सो पॉलीएंड्री ये जो प्रैक्टिस है इसको हिंदी में बहुपति प्रथा कहा जाता है, जिसमें एक वेमेन के एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सो इसी प्रैक्टिस को पॉलीएंड्री का प्रैक्टिस कहा जाता है एंड ये जो प्रैक्टिस है ये हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। सो महाभारत टेक्स्ट का एक जो सबसे चैलेंजिंग एपिसोड है, एक जो सबसे चैलेंजिंग स्टोरी है, वो है द्रौपदी का मैरिज जो कि 5 पांडव के साथ हुआ था। सो ये एक पॉलीएंड्री का जो प्रैक्टिस है उसका एग्जाम्पल है एंड इवन द्रौपदी का जो मैरिज है, ये जो एपिसोड है, ये महाभारत का जो नैरेटिव सेक्शन है उसका एक सेंट्रल पार्ट है, एक सेंट्रल थीम है। सो महाभारत की स्टोरी में हमें पॉलीएंड्री ये जो प्रैक्टिस है इसका एविडेंस देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। सो जब हिस्टोरियंस ने ये जो इपिक है महाभारत, सो महाभारत के उस पर्टिकुलर सेक्शन को एग्जामिन किया, उस पर्टिकुलर सेक्शन को एनालाइज किया जिसमें इस इवेंट को डिस्क्राइब किया गया है, ये जो द्रौपदी का मैरिज है, सो ये जो इवेंट है, ये जो एपिसोड है, इसको डिस्क्राइब किया गया है। सो उसको एनालाइज करने के बाद हिस्टोरियंस को ये पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, सो इस पर्टिकुलर सेक्शन को कई सारे ऑथर ने अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली पॉलीएंड्री ये जो प्रैक्टिस है ये हमारी सोसाइटी में एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है एंड इवन ब्राह्मण्स के द्वारा इस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा डिसफेवर किया जाता था, बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया जाता था। सो इसीलिए महाभारत टेक्स्ट में, जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट है, सो जब महाभारत टेक्स्ट में हमें एक ऐसे प्रैक्टिस का एविडेंस देखने को मिलता है, एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा डिसअप्रूव किया गया था। सो इसी वजह से अलग अलग टाइम पीरियड के जो अलग अलग ऑथर थे, सो उन्होंने इस प्रैक्टिस को अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो नेक्स्ट हमें उन्हीं सारे एक्सप्लेनेशन के बारे में बता रखा है, बट उन सारे एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग द्रौपदी का मैरिज वाला जो एपिसोड है, जो स्टोरी है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली कुरु की तरह पांचाल भी एक किंगडम हुआ करता था एंड पांचाल किंगडम के जो राजा थे उनका नाम था द्रौपदा। सो द्रौपदी बेसिकली द्रौपदा पांचाल किंगडम के जो राजा थे उन्हीं की बेटी थी।
सो द्रौपदा ने द्रौपदी के मैरिज के लिए एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया था, जिस कंपटीशन में उन्होंने सारे ही राजाओं को ये चैलेंज दिया था कि मैं आपको एक पर्टिकुलर टारगेट दूंगा एंड उस पर्टिकुलर टारगेट में आपको सही निशाना लगाना है। सो इस कंपटीशन में अर्जुन जीत जाता है एंड वहीं पे अर्जुन का शादी हो जाता है द्रौपदी के साथ। सो जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ अपने घर लौटते हैं, अपनी माता कुंती के पास आते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि देखो अर्जुन ने क्या जीता है। सो कुंती ने द्रौपदी को देखा भी नहीं था एंड उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी जीता है तुम लोग 5 भाइयों में बांट लो। बट फिर जब कुंती द्रौपदी को देखती है सो उसको अपनी मिस्टेक, अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। बट 5 पांडव के लिए उनकी माता का हर एक जो शब्द है वो एक कमान की तरह है। सो उनकी माता ने कह दिया था कि जो भी जीता है तुम लोग 5 भाइयों में बांट लो। सो बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन के बाद 5 भाइयों में यानी कि 5 पांडव में से जो सबसे बड़े थे, जिनका नाम था युधिष्ठिर, सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि द्रौपदी को हम लोग 5 भाई एक कॉमन वाइफ के रूप में ट्रीट करेंगे, द्रौपदी को हम लोग एक कॉमन वाइफ बना लेंगे। सो इस तरीके से द्रौपदी का 5 पांडव के साथ शादी होता है। बट जब द्रौपदी के जो पिता थे, जिनका नाम था द्रौपदा, सो उनको जब इस बारे में पता लगता है देन वो प्रोटेस्ट करते हैं। बट उस टाइम पीरियड में जो ऋषि वेदव्यास थे, सो वो द्रौपदा को ये कह के समझाते हैं कि जो 5 पांडव है वो बेसिकली जो इंद्र भगवान है उन्हीं का एक अवतार है एंड इंद्र भगवान की जो वाइफ है सो उन्हीं का पुनर्जन्म हुआ है द्रौपदी के रूप में। सो ये जो मैरिज था ये पहले से ही डिसाइडेड था कि द्रौपदी का शादी 5 पांडव के साथ होगा जो कि इंद्र भगवान के ही अवतार होंगे। सो ये कह के जो ऋषि मुनि वेदव्यास थे उन्होंने द्रौपदा को समझाया। साथ ही साथ ऋषि मुनि वेदव्यास ने द्रौपदा को ये भी बताया कि एक टाइम पीरियड में एक यंग वुमेन थी जिन्होंने शिव भगवान से ये प्रेयर किया था कि उसको एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड मिले। बट एक्साइटमेंट में उन्होंने एक बार नहीं बल्कि अपना जो भी प्रेयर था उसको 5 बार मांग लिया था कि मुझे एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए। सो इस तरीके से उन्होंने 5 बार ये बोल दिया था। सो इसीलिए जो अगला जन्म हुआ जब उस यंग वुमेन का, सो बेसिकली द्रौपदी के रूप में हुआ एंड शिव भगवान ने उनका जो प्रेयर था उसको फुलफिल कर दिया। सो उन्होंने 5 बार प्रेयर किया था, सो इसीलिए उनको 5 हस्बैंड दे दिया गया। सो इस तरीके से अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। सो इस तरीके से ऋषि मुनि वेदव्यास ने द्रौपदा को समझाया। सो यहीं पे आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट महाभारत की स्टोरी में ही अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आखिर द्रौपदी का शादी 5 पांडव के साथ क्यों हुआ। सो नाउ अब हम लोग हिस्टोरियंस के अलग अलग एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं, अलग अलग ओपिनियन को डिस्कस करते हैं जो कि उन्होंने पॉलीएंड्री के प्रैक्टिस के ऊपर दिया था। सो अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें, सो प्रेजेंट डे के जितने भी हिस्टोरियंस है सो वे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि जब महाभारत ये जो टेक्स्ट है, सो इस टेक्स्ट को लिखने वाले ऑथर ने जब पॉलीएंड्री के प्रैक्टिस को मेंशन किया है, पॉलीएंड्री के प्रैक्टिस को महाभारत में डिस्क्राइब किया है, सो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि उस टाइम पीरियड में हो सकता है कि कुछ ऐसे रूलिंग एलाइट्स होते थे, कुछ ऐसे ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, जो राज्य परिवार के लोग होते थे। सो वे लोग पॉलीएंड्री के मैरिज प्रैक्टिस को परफॉर्म करते थे। पॉलीएंड्री का जो मैरिज प्रैक्टिस था ये प्रिवलेंट होता था अमंग द रूलिंग एलाइट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। बट एट द सेम टाइम हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि जब एक पर्टिकुलर एपिसोड को, यानी कि द्रौपदी का जो मैरिज वाला एपिसोड है जहाँ पे पॉलीएंड्री के प्रैक्टिस को किया जाता है, सो ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है, सो जब इस पर्टिकुलर एपिसोड में अलग अलग ऑथर ने अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है, सो अगेन ये इस बात को सजेस्ट करता है कि पॉलीएंड्री का जो प्रैक्टिस था ये ग्रेजुअली ब्राह्मण्स के द्वारा बहुत ज़्यादा डिसफेवर किया गया, यानी कि डिसलाइक किया गया। सो बेसिकली आज के टाइम पीरियड के हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जब महाभारत टेक्स्ट में पॉलीएंड्री के प्रैक्टिस के बारे में बता रखा है, पॉलीएंड्री के प्रैक्टिस का एविडेंस दिया गया है, सो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में शायद रूलिंग एलाइट्स के जो लोग होते थे वे लोग पॉलीएंड्री के प्रैक्टिस को परफॉर्म करते थे। बट एट द सेम टाइम हिस्टोरियंस ने ये भी कहा है कि जब इस पर्टिकुलर एपिसोड के ऊपर अलग अलग ऑथर ने अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है, सो ये अगेन इस बात को सजेस्ट करता है कि ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे ब्राह्मण्स के द्वारा पॉलीएंड्री ये जो प्रैक्टिस था, ये जो मैरिज फॉर्म था, इसको डिसअप्रूव किया गया, इसको डिसलाइक किया गया। सो इसी वजह से अलग अलग ऑथर ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है इस चीज़ को राइट प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। सो आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करें, सो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हो सकता है कि ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलीएंड्री का जो प्रैक्टिस है इसको अनयूजुअल, यानी कि अनकॉमन और अनडिजायरेबल कहा जाता है, अनअप्रूव किया जाता है, डिसलाइक किया जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग हिमालयन रीजन की बात करें, सो पहले के टाइम पीरियड में एंड इवन आज के टाइम पीरियड में भी हिमालयन रीजन में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉलीएंड्री के प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं।
ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि इन सारे ही एक्सप्लेनेशन के थ्रू, इन सारे ही इंफॉर्मेशन के थ्रू, इन सारे ही ओपिनियन के थ्रू एट द लास्ट जितने भी हिस्टोरियंस है वे लोग इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कई बार किसी भी लिटरेचर को क्रिएटिव बनाने के लिए, किसी भी लिटरेचर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी ऑथर होता है, ऑथर कई बार अपने खुद के नैरेटिव्स को ऐड करता है, यानी कि खुद के स्टोरीज को ऐड करता है। सो कोई भी जो क्रिएटिव लिटरेचर होता है सो उसका अपना खुद का एक नैरेटिव रिक्वायरमेंट होता है। सो उन्हें सारे नैरेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी ऑथर होते हैं वे लोग कुछ नैरेटिव स्टोरी को भी लिख देते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सारी जो स्टोरीज है वो सोशल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। दैट मीन्स कि हिस्टोरियंस ने एट द लास्ट ये कंक्लूजन निकाला कि महाभारत ये जो लिटरेचर है, ये जो टेक्स्ट है, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही क्रिएटिव लिटरेचर है। सो महाभारत का जो भी ऑथर रहा होगा वो इस लिटरेचर को क्रिएटिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ कुछ जो पार्ट्स है, कुछ कुछ जो एपिसोड या फिर जो स्टोरी है उसको उन्होंने खुद से ऐड कर दिया था। सो उन सारी स्टोरीज के थ्रू हम ये नहीं कह सकते हैं कि वे सारे जो स्टोरीज थे वो सोशल रियलिटीज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि पॉलिएंड्री का जो प्रैक्टिस है जिसके बारे में महाभारत में बता रखा है, सो हो सकता है कि ऑथर ने महाभारत को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पॉलिएंड्री के प्रैक्टिस के बारे में लिख डाला। सो हम ये नहीं कह सकते कि सच में उस टाइम पीरियड में पॉलिएंड्री क्या जो मैरिज प्रैक्टिस था उसको परफॉर्म किया जाता था या फिर नहीं। सो महाभारत लिटरेचर को पढ़ के हिस्टोरियंस ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि पॉलिएंड्री का जो मैरिज प्रैक्टिस था क्या वो सच में सोशल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर नहीं। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 6.3 कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7, जिस टॉपिक का नाम है आ डायनेमिक टेक्स्ट। सो अगेन महाभारत के टेक्स्ट को एक डायनेमिक टेक्स्ट कहा गया है। सो आखिर महाभारत के टेक्स्ट को डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा गया है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? सो महाभारत टेक्स्ट को एक डायनेमिक टेक्स्ट इसीलिए कहा गया है क्योंकि महाभारत में हमें कंसिस्टेंटली चेंजेस देखने को मिलता है, प्रोग्रेस देखने को मिलता है। यानी कि महाभारत एक ऐसा टेक्स्ट था जिसमें हमें कई सारे एडिशन देखने को मिलते हैं। टाइम टू टाइम महाभारत में चेंजेस किए गए, महाभारत में एडिशन किया गया। सो इसीलिए महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट कहा गया। डायनेमिक का मतलब ही होता है जो कंसिस्टेंटली चेंज होते रहता है। तो महाभारत टेक्स्ट का जो ग्रोथ है वो सिर्फ संस्कृत वर्जन में आके ही नहीं रुक जाता है। यानी कि महाभारत टेक्स्ट को जब संस्कृत वर्जन में, संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया, सो यहीं पे महाभारत टेक्स्ट का जो ग्रोथ था ये खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि ओवर द सेंचुरीज यानी कि कई सालों के टाइम पीरियड के दौरान ये जो इपिक है, ये जो महाभारत है, इसके कई सारे वर्जन को लिखा गया, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। सो पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में आपको महाभारत के अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे, यानी कि एडिशन देखने को मिलेगा जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया था। सो महाभारत का जो ग्रोथ था वो हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जिस जिस टाइम पीरियड में, जिस जिस स्पेसिफिक रीजन में, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में महाभारत में एडिशन किया जा रहा था, महाभारत में प्रोग्रेस किया जा रहा था, सो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस पर्टिकुलर रीजन में दूसरे जितने भी स्टोरीज थे जो कि ऑरिजिनेट हो रहे थे या फिर सर्कुलेट हो रहे थे, सो उन सारी स्टोरीज का भी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हमें अपने इपिक में यानी कि महाभारत में देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम जो सेंट्रल स्टोरी है हमारी महाभारत का, सो उसको अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों द्वारा रिटोल भी किया जा रहा था, यानी कि बताया भी जा रहा था। एंड महाभारत में ऐसे कई सारे एपिसोड है, ऐसे कई सारे स्टोरीज है, जिन सारे एपिसोड को, जिन सारे स्टोरीज को स्कल्पचर यानी कि मूर्ति के फॉर्म में या फिर पेंटिंग्स के फॉर्म में यानी कि चित्र के फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है। साथ ही साथ महाभारत में ऐसे कई सारे एपिसोड है, ऐसे कई सारी स्टोरीज है जो कि हमें एक थीम प्रोवाइड करते हैं फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेस, डांस, अदर काइंड्स ऑफ नरेशन। यानी कि महाभारत में ऐसी कई सारी स्टोरीज है जिसको प्लेस के फॉर्म में, ड्रामा के फॉर्म में या फिर डांस के फॉर्म में दर्शाया जाता है या फिर दूसरे काइंड्स के नरेशन के फॉर्म में दर्शाया जाता है। सो महाभारत की स्टोरीज हमें थीम भी प्रोवाइड करते हैं। सो विद दिस टॉपिक नंबर 7 भी कंप्लीट होता है एंड फाइनली हमारा पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है। सो हमने अपने पूरे ही चैप्टर को बहुत ही डिटेल वे में कंप्लीट किया है, हर एक लाइन को बहुत ही डिटेल वे में समझा है। सो आपके इस चैप्टर में जितने भी ब्लू कलर के बॉक्सेस है, जो सोर्स बॉक्सेस है, सो सोर्स बॉक्सेस को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। कुछ जो इंपॉर्टेंट सोर्स बॉक्स थे, सो उन सारे सोर्स बॉक्सेस को मैंने एक्सप्लेन किया है, बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज सारे ही सोर्स बॉक्स को जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन सारे सोर्स बॉक्स से आपका जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। साथ ही साथ आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सो कई बार सोर्स बॉक्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो आप लोग प्लीज सारे ही सोर्स बॉक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं।
सो अगर आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया देन प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये सारे एनसीईआरटी नोट्स चाहिए देन प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।